무궁화 नमस्कार दोस्तों। 꽃이 फिर से स्वागत है आपका 피었습니다. अपने YouTube चैनल पर राकेश द स्टोरी टेलर। तो आज मैं लेके आया हूँ कहानी फिर से जंगलों वाली। ये कहानी मैंने रेडिट से ली है, तो चलो शुरू करते हैं। कंकालों से भरा हुआ एक जंगल जहाँ रहती है सिर्फ आत्माएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आज मैं आपके सामने एक सच्ची घटना का विस्तार करने जा रहा हूँ। बचपन से ही मुझे घूमने का शौक था। हर वक्त घूमने के लिए मैं तैयार रहता था, चाहे वो कहीं छोटी सी स्कूल की पिकनिक हो या कोई न्यू ईयर ट्रिप हो। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी ख्वाहिशें भी बढ़ती चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी यह ख्वाहिश ये इस हद तक मुझ पर काबू कर ली। ये बात है साल 2013 की। मैं और मेरे दो दोस्त एक लंबी ट्रिप का प्लान कर रहे थे। हम ऐसी ट्रिप का प्लान कर रहे थे जो एडवेंचर से भरा हो। अगर लोकेशन हॉरर हो तो और भी अच्छा लगे। बात है तो हम लोगों में मिलकर इंटरनेट पर बहुत सारी लोकेशन देखी, जिसमें से कुछ खूबसूरत नेचर वाली थी और कोई समंदर से घिरी हुई आइलैंड। लेकिन एडवेंचर के साथ साथ हॉरर वाली लोकेशन का कॉम्बिनेशन हमें कहीं नहीं मिल रहा था। एक दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद और काफ़ी ढूंढने के बाद हमें ओकीगेरा फॉरेस्ट, जो कि एडवेंचर और हॉरर से भरा हुआ था, इसके बारे में पता चला। यह जंगल जापान में माउंट फौजी के नॉर्थ वेस्ट में। यह जंगल 4000 एकड़ किलोमीटर की फैली हुई है और यह जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं आती और हर तरफ इसके अंदर पेड़ ही पेड़। किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांत। हम लोगों ने ओकीगागरा फॉरेस्ट की और भी अमेजिंग फैक्ट्स और हिस्ट्री को ढूंढना और सर्च करने पड़ने लगी। इसके बाद जो हमें फैक्ट्स और रिसर्च के जो मिला, उसने हमारा दिमाग घुमा कर रख दिया। हर साल इस जंगल से 300 से ज़्यादा मरे हुए लोगों की बॉडीज मिलती है और यह रिपोर्ट 2005 की है। यहाँ मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि जापान की सरकार अब रिपोर्ट जारी ही नहीं करती। 2005 से अब तक इसकी संख्या कितनी बढ़ गई होगी, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। इसकी बात क्या था, मैं और मेरे दोनों दोस्त यहाँ जाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हो गए कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है, ऐसा है क्या। और ये जंगल इतना खतरनाक है तो एक बार जंगल में जाना तो बनता है। और तारीख थी 12 जनवरी 2017 के संडे का दिन था। हमने मुंबई एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट पकड़ी और जापान की राजधानी टोक्यो के लिए रवाना हो गए। फ़्लाइट के दौरान हम लोग सिर्फ ओकीगेरा फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे और हम इतना ज़्यादा उत्साहित थे कि हम अपनी फीलिंग्स और इमोशन को रोक ही नहीं पा रहे थे। 30-32 घंटे की लंबे सफ़र तय करने के बाद आखिर हम टोक्यो की हनेडा एयरपोर्ट पर पहुंच गए। रात के करीब 8:30-9 बज रहे थे और हम एक नए शहर में पहुंच चुके थे। नए लोगों के बीच पहुंचने के तुरंत बाद हम लोगों ने वहां टैक्सी बुक की और होटल के लिए रवाना हो गए। रास्तों के दौरान हमने टैक्सी ड्राइवर से बात ही करना शुरू कर दिया। टैक्सी ड्राइवर को हिंदी तो समझ नहीं आई थी, लेकिन वो हमारी इंग्लिश समझता था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से बातों ही बातों में पूछा, क्या आप ओकीगेरा फॉरेस्ट के बारे में कुछ जानते हो? टैक्सी ड्राइवर
तो पहले कुछ बोला नहीं और मेरी तरफ एक नज़र से देखा और बोला, आपको क्यों जाना है उस जंगल के बारे में, और क्यों जानना है उस जंगल के बारे में। हम लोगों ने मुस्कुरा कर कहा, हम उसी जंगल में घूमने के लिए आए हुए हैं। वो पहले तो थोड़ा घबराया और फिर बोला, आप लोग अभी यंग हो और आप लोगों की भी फैमिली होगी, उस जंगल में आप मत ही जाओ तो अच्छा है। ये सुनकर हैरान हो गया, ये सुनकर मैं भी हैरान हो गया और मेरे दोनों दोस्तों के चेहरे उदास हो गए। मैंने पूछा क्यों। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, वो जंगल शापित है और हर रोज़ वहाँ से 1 या 2 मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज मिलती ही है, और उस जंगल से अजीब करीब चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। इसके बाद हम टैक्सी ड्राइवर से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, सीधा उससे कहा, हमें होटल पहुँचा दो। फ्लाइट की लंबी यात्रा की वजह से मेरे एक दोस्त की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। 25 से 30 मिनट के बाद हम अपने होटल में पहुंच गए। ये होटल हमने पहले ही बुक करके रखा लिया था। होटल के रूम में पहुंचने के बाद हम सभी फ्रेश होने लगे। फ्रेश और खाना खाते रात के 11 बज चुके थे और हम लोगों ने टैक्सी ड्राइवर की एक एक बात याद आने लगी और हम दोबारा ओकीगेरा फॉरेस्ट के बारे में सर्च करने लगे। धीरे धीरे उस जंगल के बारे में और भी ज़्यादा पता चलने लगा। सर्च करते करते और पढ़ते पढ़ते रात के 12:30 बज चुके थे। मेरे दोनों दोस्तों को नींद आने लगी और कुछ देर बाद वह सो गए और मैं इतना ज़्यादा उत्साहित था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और ओकी का गहरा जंगल के बारे में मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो बढ़ती जा रही थी। अब सुबह के करीब 5 बज चुके थे। मुझे नींद आने लगी थी और मैं सो गया। कुछ ही देर बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे नींद से जगाया और बोला, होटल से ओकीगेरा जंगल की दूरी 2 घंटे की है, हमें सुबह और जल्दी निकलना होगा। और हम सभी 6:30 बजे तक तैयार होकर सारा सामान जो कि हम इस ट्रिप के लिए यूज़ करना होगा एक बैग में भरकर ले आए थे। एक टैक्सी ड्राइवर ने हमने बात की, उसने ओकीगेरा जंगल जाने से मना कर दिया। तो दूसरे से बात की, दूसरे ने भी मना कर दिया। तो तीसरे से भी पूछा, उन लोगों ने भी मना कर दिया। और तब जाकर आखिरी में हमने बस पकड़ी और माउंट फौजी के लिए रवाना हुए। माउंट फौजी से ओकीगेरा जंगल की दूरी 1 घंटे की है। 9:30 बजे तक हम माउंट फौजी पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हमने आसपास के लोगों से ओकीगेरा जंगल के जाने का रास्ता पूछा और कौन सी बस जाएगी या कार जाएगी ये पता करने लगे। और मेरे एक दोस्त पास के शॉप से कुछ खाने का सामान लेने लगा और बस ये सब करते करते 10 साढ़े 10 बज गए। बस तो नहीं मिली पर एक कार हमने बुक की। बड़ी मशक्क़त के बाद वो ओकीगेरा जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। तो थोड़ी ट्रैफिक की वजह से 1 घंटे का सफ़र 2 घंटे में तब्दील हो गया और हम 12:35 बजे वहाँ पहुँचे। अब हम उन जंगल के गेट पर थे जहाँ से हमारी ज़िंदगी की खतरनाक सफ़र की शुरुआत होने वाली थी। आज भी मुझे 12:35 बजे का समय देखते ही उस जंगल की याद आ जाती है। काश मैं और मेरे दोस्त कभी उस जंगल में गए ही ना होते। और यहाँ से शुरू होती है हमारी ज़िंदगी की खतरनाक सफ़र की शुरुआत। वक्त 12:55 हो गए। हम ओकीगेरा जंगल के मेन गेट पर थे। गेट पर एक साइन बोर्ड लगी हुई थी। उस साइन बोर्ड में कुछ जापानीज़ में लिखा हुआ था। क्योंकि हम लोगों को जापानीज़ समझ नहीं आती थी तो हम लोगों ने उस साइन बोर्ड को नज़रअंदाज किया और आगे चल दिया। कुछ रास्ते बने हुए थे, उसी रास्ते में हम आगे बढ़ने लगे। कुछ
दूरी तक जाने के बाद हमें एक और साइन बोर्ड देखने को मिला। वह साइन बोर्ड ब्राउन रंग की थी और उसमें भी जापानी से कुछ लिखा हुआ था। हम लोगों ने पिछली साइन बोर्ड की तरह इसे भी नज़रअंदाज कर दिया और हम लोगों के चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी थी उस वक्त, मैं उसकी सीमा नहीं बता सकता। और हम लोग रास्ते को फॉलो करके अंदर जाने लगे। करीबन 10-15 मिनट चलने के बाद ही गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई सड़क वो ख़त्म हो गई। अब तो हमें समझ नहीं आ रहा था किस ओर से अपनी सफ़र की शुरुआत करें। अब तो कोई रास्ता था ही नहीं, हर तरफ जंगल ही नज़र आ रहे थे। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इस जंगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रखी थी, तो मैं और मेरे दोस्तों ने साथ में कसम खाई थी, कोई भी अकेले अकेले और बिना बोले कहीं नहीं जाएगा। और हम लोग एक ही रास्ते में और एक ही साथ रहेंगे। और हम लोगों ने एक रास्ता चुन लिया जो कि सीधा जंगल के अंदर जा रहा था। एक चीज़ जो मुझे हैरान कर रही थी वह कि हर दिशा में अलग अलग तरह की रिबिन बंधे हुए थे और वो विभिन्न विभिन्न रंगों के, जो कि हर दिशा में जा रहे थे। मैं और मेरे दोस्तों ने पीला रिबिन चुना और उसको फॉलो करके चलने लगे, जो कि सीधा जंगल की ओर जा रहा था। और हम आपस में बात करते करते और रिबिन को फॉलो करते करते करीबन 1.5-2 किलोमीटर तक चल गए। और यहाँ सूरज की रोशनी तो ना के बराबर ही आ रही थी और पीला रिबन भी ख़त्म होने के लिए था। कुछ दूर और चलने के बाद हमारे आगे एक गहरी खाई थी और पीली रिबन भी बस यही तक थी। उससे यही उम्मीद लगाया गया कि हो सके जिसने यह रिबन बांधी हो उसने कोई और रास्ता लिया होगा। अब तो ना हमारे पास कोई पीली रिबन थी और ना ही कोई रास्ता। तो हम लोगों ने वहाँ से लेफ़्ट लेने का फ़ैसला किया और हम लोग साथ साथ लेफ़्ट की ओर जाने लगे। हम लोगों के पास अपना कोई रिबन नहीं था। हम लोगों ने छोटे छोटे पेड़ों को डालियाँ तोड़कर निशानी बनाने लगे। इससे हमें वापस लौटने में आसानी होगी। करीबन आधे घंटे चलने के बाद हम थोड़े थक चुके थे और बैठकर आराम करने का सोचा। तो जैसे हमने पानी और कुछ खाना जो हम साथ लेकर आए थे वो खाने लगे। अभी तक तो जंगल सामान्य लग रहा था। इतने में मेरे दोस्त के हाथों से भरा हुआ पानी का बोतल जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से बोतल और पानी गिरते गिरते हमसे कुछ ही दूर पर चला गया। अभी तो हमने शुरू सफ़र किया भी नहीं और हमने पीने का पानी बर्बाद कर दिया। अब हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं था। पानी की बोतल उठाने के लिए मेरा एक दोस्त जैसे ही गया कि अचानक मेरे दोस्त को कुछ दूरी पर एक कैंप नज़र आई और हम लोगों को आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ खुशी इस बात की थी कि चलो हमारे अलावा कोई और भी तो हमारे रास्ते पर है। और हम लोग उस कैंप की ओर जाने लगे और हमें जहाँ तक उम्मीद लग रही थी, जिसने पीली रिबन बांधी जिसके सहारे हम आधे रास्ते आए, वही हो उस कैंप में। जैसे ही हम उस कैंप के पास पहुंचे, कैंप के अंदर जाकर देखा तो कैंप के अंदर कोई नहीं था। आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि सारा सामान कैंप के अंदर ही था, जैसे स्लीपिंग बैग, खाना बनाने का गैस स्टोव, जूते, कपड़े और सफ़र करने वाली बैग। यहाँ तक कि मोबाइल चार्ज करने का पावर बैंक भी कैंप के अंदर ही था। मगर जिसकी खोज में हम आए थे, पानी, वह कहीं नहीं था। पहले तो हमें लगा हो सके कैंप लगाकर वह आसपास ही गया होगा पानी की तलाश में। तो हमने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ कोई है कोई यहाँ?
पर कोई जवाब नहीं आया। मैं और मेरे दोनों दोस्त लगातार 15 से 20 मिनट तक चिल्लाते रहे, मगर कोई जवाब नहीं आया और हम उसके लौटने का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते 2 से 3 बज चुके थे। अब हम लोगों को उसका इंतज़ार करना उचित नहीं लगा और हम लोग पानी की तलाश में जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इतना घना जंगल, इतना घना जंगल था कि हमें बिल्कुल आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। दोपहर का वक्त था, सूरज सर के ऊपर था, फिर भी वहां अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था। किस ओर जाए समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने झाड़ियों की ओर इशारा किया। वहां जाकर देखा तो जूते चप्पल फेंके हुए थे। झाड़ियों को देखकर यह लग रहा था कि हो सके यहाँ वह उसी दिशा में गया होगा। हम लोग भी उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे और साथ ही साथ लगातार आवाज लगाते रहे, यहाँ कोई है कोई यहाँ। चलते चलते करीब 3-3.5 किलोमीटर आगे चल गए, मगर अभी भी हमें कोई इंसान दिखने को नहीं मिला। लगातार चलने और पानी की कमी की वजह से मेरे एक दोस्त की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, तो हम वहीं रुक गए। हमने वहीं रुककर आराम करने लगे। तभी हमें चट्टानों के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। कुछ आवाज़। हम लोगों ने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वह आवाज़ लगातार आ ही रही थी और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोगों ने हिम्मत दिखाई और आवाज़ की ओर गए। जैसे ही चट्टान के आगे देखा, हम लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। एक छोटा सा नदी का झरना पेड़ों के बीच से पत्थरों से टकराकर नीचे की ओर जा रहा था। लगातार चलने की वजह से हम लोग पसीने से भीग चुके थे। सबसे पहले तो हमने बोतल में पानी भर लिया। उसके बाद हम अपने चेहरे, हाथ और पैरों को धोने लगे। पानी से अपने चेहरे को धोने में हमें काफ़ी आनंद मिल रहा था। जो ठंडक वो पानी से मिल रही थी, वाह। ये सब करते करते शाम के 5 बज चुके थे। अब हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज के लिए यह ट्रिप काफ़ी है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। हमारे हाथों में पानी की बोतल थी और चेहरे पर थोड़ी सी खुशी, और जिस दिशा में हम आए थे, जिस दिशा से हम आए थे उसी दिशा की ओर हम निकल पड़े। अब अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। आगे का रास्ता साफ देखना बहुत मुश्किल था, तो हम लोगों ने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट जला ली और उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जिस ओर से हम आए थे। रात के अंधेरे में चलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने लगभग 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया। हम इधर उधर देखने लगे, लेकिन हमें वह कैंप नज़र ही नहीं आया जिस कैंप की ओर से हम पानी की तलाश में गए थे। अब रात के 8 बज चुके थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे और साथ ही साथ डरे हुए इस बात से थे, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए, कहीं लौटते वक्त हमने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। काफ़ी सारे विचार हमारे दिमाग में आने लग गए थे। इतने में मेरे एक दोस्त की तबीयत उम्मीद से ज़्यादा खराब लगने लगी। रात के अंधेरे में हम कैंप को कहीं देख नहीं पा रहे थे और ना ही रास्ता, इसलिए हम लोगों ने मदद के लिए आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? कृपया मेरी मदद करो। मगर हकीकत तो यह थी कि हमारे अलावा उस सुनसान जंगल में और कोई नहीं था, और यह हकीकत हम जितनी जल्दी समझ लेते हमारे लिए उतनी ही आसान होती। मगर मेरे एक दोस्त की तबीयत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए आवाज़ लगाता रहा। अब हमें यहाँ से एक निर्णय लेना था।
किस दिशा में वापस जाएं, क्योंकि अब यहाँ से भटक गए तो हम जंगल में ही फंस जाएंगे हमेशा के लिए। तो बेहतर हम लोगों के लिए यही था कि जिस दिशा से हम आए थे उसी दिशा से हम पीछे की ओर जाएं। मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से हम पीछे की ओर जाने लगे। कुछ ही दूर पीछे चलने के बाद अब मेरे दोस्त की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो चलते चलते गिर गया। हम दोनों ने उसे उठाया और उसे हौसला दिया। हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे, डरो मत। हम दोनों ने अपने कंधे को सहारा दिया और उसे पीछे की ओर ले जाने लगे। तभी मेरे पैरों के नीचे कुछ लगा और मैं डर गया। जब मोबाइल की फ्लैशलाइट झाड़ियों की ओर की तो मैंने देखकर हैरान हो गया और खुश भी, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे वही जूते चप्पल थे जो हमें कैंप से जाते वक्त मिले थे। और हम झाड़ियों के अंदर गए तो हमें आखिर में वह कैंप मिल गई और हम अपनी तबीयत खराब दोस्त को लेकर उस कैंप में गए। हमें उम्मीद थी शायद इस कैंप में अब वो कोई मिलेगा, मगर जैसे ही हम कैंप में अंदर गए, कैंप के अंदर कोई नहीं था और कैंप का सामान जैसे का वैसा रखा हुआ था। हमने अपने तबीयत खराब दोस्त को उसी कैंप में लेटा दिया और उसे पानी दिया और कुछ खाने के लिए दिया। अब रात के 9:30 बज चुके थे। यहाँ से हमें एक मुश्किल फैसला लेना था, क्योंकि जब से हम इस जंगल में आए थे हम लोग एक साथ थे। जहाँ भी गए एक साथ गए। हर एक परेशानी का हमने साथ में सामना किया। लेकिन यहाँ से हमें अलग होना था, क्योंकि हमारे एक दोस्त की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वह एक कदम भी अब नहीं चल सकता था। और इस काले अंधेरी रात में हमारी मदद करने का भी कोई बाहर से अंदर नहीं आने वाला था। हमारे मोबाइल की नेटवर्क भी नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि हम किसी को बता भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ इस ओकीकरा जंगल में फंसे हुए हैं। और जब हम इस जंगल में आ रहे थे तब हमें किसी ने देखा भी नहीं था। चारों तरफ से हम इस जंगल में फंस चुके थे। हम लोगों ने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और निर्णय लिया कि हम दोनों में से कोई एक मदद लाने के लिए बाहर जाएगा और एक यहाँ रुककर तबीयत खराब दोस्त को देखेगा और उसकी मदद करेगा। अचानक मेरे अंदर से यह आवाज़ आई कि मैं लेकर आऊँगा मदद। यह सुनकर मेरे दोनों दोस्त चौंक गए। उन्होंने कहा, पागल मत बनो, हम लोगों ने पढ़ा है इस जंगल के बारे में। ये जंगल जितना दिन के उजाले में अच्छा रहता है उतनी रात के अंधेरे में यह खौफनाक हो जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने साथ में पढ़ा था, फिर भी तुम ये पागलों वाले फैसले लेने के सकते हो। हमारे बीच काफ़ी बहस हुई, लेकिन किसी को तो बाहर जाना था मदद के लिए, क्योंकि हमारे दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उसे इस हालत में देख भी नहीं सकता था। कहीं ना कहीं मेरी वजह से मेरे दोस्त आज इस जंगल में आए थे और उनकी यह दशा हो गई। यह देखकर मैं अंदर से ही काफ़ी दुखी था। मैंने फैसला लिया कि मदद लाने के लिए मैं ही बाहर जाऊंगा। जब उनके काफ़ी समझाने के बाद भी मैं नहीं समझा तो उन लोगों ने मेरे अकेले बाहर जाने के ऊपर हामी भरी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई और साथ में मुझे याद भी करवाया किस रास्ते से हम यहाँ तक आए थे। मेरे पास यह एक आखिरी मौका था। मुझे किसी भी हालत में इस जंगल से बाहर जाकर अपने दोस्त के लिए मदद लानी थी। मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता था और ना ही रास्ता भटकना चाहता था। इसलिए मैंने एक छोटे से कागज़ पर नक्शा बनाना चाहा और बना लिया, जिस रास्ते से हम इस जंगल में आए थे। और हर वह चीज़ जो हमने आते वक्त निशानी के तौर पर की थी इस जंगल में, सारा कुछ हमने कागज़ पर लिख लिया। ये सब करते करते रात के
10 बज चुके थे। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। कैंप से निकलते ही भागकर सबसे पहले मैं वहां गया जहां से मैंने कैंप को पहली बार देखा था। जैसे मैं उस जगह पर गया, मुझे विश्वास हो गया मैं सही जगह पर हूँ, क्योंकि मैं और मेरे दोस्तों ने यही आराम किया था और कुछ खाना भी खाया था। खाने का पैकेट अभी भी वही था। खाने का पैकेट मेरे लिए एक निशानी बनकर सामने आया। अब यहाँ से बाहर का रास्ता बहुत ही सरल था। यहाँ से सीधा, उसके बाद आगे से दाएं। मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने हाथों में लेकर तेज गति से सीधी दिशा में भागने लगा, और जो झाड़ के टहनियों में मैं और मेरे दोस्तों ने तोड़ी थी वह भी मेरे रास्ते में दिखाई देने लगी, और वही रास्ता दिखाने में मेरी मदद भी कर रही थी कि अचानक मेरा एक पैर पेड़ों की जड़ों से टकराया और मैं लुढ़कता हुआ एक खड्डे में जा गिरा। मेरा सर मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई, लेकिन मैंने अपने दर्द को दरकिनारा किया। मैंने अपनी आंखें खोली और मेरा मोबाइल मुझसे 10 कदम की दूरी पर गिरा हुआ था। अभी भी उसमें से फ्लैशलाइट चल रही थी। यह देखकर मैं खुश हो गया। मैंने अपने आप को संभाला और जाकर अपने मोबाइल को उठाया तो मोबाइल का स्क्रीन टूट चुका था और स्क्रीन काम करना भी बंद कर दिया था, मगर फ्लैशलाइट अभी भी चल रही थी। मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से मैं वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। यह देखकर मैं चौंक गया। जिस खड्डे में मैं गिरा था चारों तरफ से गोलाकार और उसकी ऊंचाई लगभग 2 मंजिलों घर इतनी थी, और अब मैं उसके अंदर गिर चुका था। और अंधेरा इतना था कि एक कदम भी बिना फ्लैशलाइट के मैं चल ना पाऊं। चारों ओर से उस खड्डे को लकड़ियों से जकड़ कर रखा हुआ था। मैं वहां से बाहर जाने का रास्ता देख ही रहा था कि अचानक मेरी नजर एक सुरंग पर पड़ी। सुरंग का रास्ता पूरी लकड़ियों से ढका हुआ था। सुरंग देखने से काफी साल पुराना लग रहा था। लकड़ियों को मैंने हटाया और सुरंग के अंदर गया। घुसते ही बहुत ही सड़ी हुई घटिया बदबू आई। फिर भी आगे बढ़ा उस सुरंग की ओर। वह जगह कीचड़ से भरी हुई थी। कीचड़ मेरे घुटनों तक आ रही थी, लेकिन मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे आगे बढ़ते रहना था। मेरा पूरा ध्यान नीचे की ओर था। तभी मेरा सिर किसी चीज से टकराया। जब मैंने फ्लैशलाइट ऊपर की और मेरे तो होश उड़ गए। ये क्या? एक मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी लटकी हुई थी वहां पर। मैं जोर से चिल्लाया और वापसी की ओर भागने लगा। और यह देखकर मेरा दिल बहुत तेजी गति से चलने लग गया था। मैं उस सुरंग से भागता गया जब तक कि वो सुरंग से बाहर ना निकल जाऊं। जैसे ही सुरंग से मैं बाहर आया, मैं और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो। मदद मांगने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज यह मेरी आखिरी रात है। मैंने अपने डर को संभालना और उस खड्डे से बाहर जाने के मार्ग के बारे में सोचने लगा। खड्डे से बाहर निकलना लगभग असंभव था। 2 मंजिलों तक गहरा खड्डा, और उस खड्डे में मैं गिरा था। बिना किसी सहायता के ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, और मेरे दोनों दोस्त अभी भी उसी कैंप में फंसे हुए थे और मेरे इंतज़ार कर रहे थे कि मैं उनके लिए मदद लेकर आऊँगा। बस इतना सोचते ही मेरे अंदर एक आत्मविश्वास सा जगा और दोबारा मैं सुरंग में जाने के लिए तैयार हुआ। सुरंग की लकड़ियों को मैंने हटाया और अंदर गया। अब मैं पहले से ज़्यादा चौकन्ना था। हर जगह देख रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अब मेरे आगे मेरे मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी थी। सुरंग के छत पर बनी हुई लोहे की हुक से सहारे
कपड़ों से लटका हुआ था। उसकी डेड बॉडी पूरी गल चुकी थी। वो इतना ज़्यादा गंध दे रही थी कि मुझे अपनी सांसें रोकनी पड़ी थी। वहाँ से आगे बढ़ा और उस सुरंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। कुछ देर चलते मुझे आगे का रास्ता बंद दिखा। पहले तो मैं परेशान हुआ। जब सामने जाकर देखा तो बाहर जाने का मार्ग पर भी वही वैसे ही लकड़ी से सुरंग के प्रवेश करते वैसे ही मुझे लकड़ियों से रास्ते को बंद कर रखा था। लकड़ी को हटाया और उस खट्टे को सुरंग से बाहर निकाल गया। मैंने लंबी और गहरी सांस ली। सांस भरी और ऊपर वाले को शुक्रिया किया। मैंने मोबाइल की ओर देखा। मोबाइल की स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके अंदर समय अब भी चल रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे। सुरंग से बाहर तो मैं निकल चुका था, मगर मेरे आगे सिर्फ समस्या ही समस्या नजर आ रही थी, क्योंकि मैं रास्ता पूरी तरीके से भटक चुका था। यह सुरंग मुझे किसी और लेकर आ चुकी थी। मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। जो नक्शा कागज पर मैं बनाकर अपने साथ लेकर आया था, उसका अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे आगे नया रास्ता था। चारों ओर काला अंधेरा और सिर्फ पेड़ ही पेड़। करीब 30 मिनट तक यह मैं सोचता रह गया, किस और जाऊं, किस और से जाऊं, कौन सा रास्ता बाहर की ओर जाएगा। फिर अंत में मैंने वही किया जो अब तक मैं करता आया हूं। सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया और सीधा रास्ता चुन लिया और तेज गति से आगे बढ़ता गया। सिर पर गहरी चोट की वजह से सर से खून लगातार निकल रहा था और मुझे चलने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगी थी। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद मुझे कुछ दूर एक टॉर्च की लाइट दिखी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और तुरंत खड़ा हुआ और अपनी पूरी क्षमता से चिल्लाया, कृपया मेरी मदद करो। जब उधर से कोई उत्तर नहीं आया तो मैं उस टॉर्च की लाइट की ओर तेज गति से भागा। लगातार उसके पीछे भागने के बावजूद भी वह मुझसे कुछ दूरी पर अभी भी था। जैसे जैसे मैं उसकी ओर जा रहा था, वो मुझसे उतनी दूर वह चला जा रहा था। मैंने दोबारा आवाज लगाई, कृपया मेरी मदद करो। अब मैं भागते भागते थक चुका था। मैं अपने दोनों घुटने के बल जमीन पर बैठ गया और रोने लगा, कृपया कृपया मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। तभी अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। जैसे ही मुड़कर मैंने देखा, मेरे दोनों दोस्त थे। उन लोगों ने मुझे उठाया और कहा, हम इस जंगल से जरूर बाहर निकल जाएंगे। हम दोनों ने रास्ता ढूंढ लिया है। उस दिशा से बाहर जाने का रास्ता है। मैं इतना ज्यादा यह सुनकर खुश हुआ कि कि मैंने दोनों को अपने गले से लगाया और कहा, जल्दी चलो, इस जंगल में मुझे 1 मिनट भी अब और नहीं रहना है। हम लोग पागल थे जो इस जंगल में आए। जल्दी जल्दी चलो। करीब 15 मिनट चलने के बाद हम उसी साइन बोर्ड के पास थे जो मेन गेट पर लगी थी और हम उस गेट को पीछे छोड़ जंगल से बाहर निकल गए। और मैं जोरों से चिल्लाने लगा, हम निकल गए, हम निकल आए, हम निकल आए। तभी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हुआ। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे हाथों में मोबाइल था और उसकी फ्लैश लाइट जल रही थी। यह देख मैं चौंक गया, क्योंकि मैं अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और यह मेरे दिमाग का एक भ्रम था। मैं चारों ओर देखने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैंने अपने दोस्तों को आवाज लगाई, मगर मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मैंने मोबाइल की ओर देखा। समय रात के 1:45 बज रहे थे और अभी भी मेरे सर पे लगातार खून निकल रहा था। इसका मतलब साफ था,
सर की गहरी चोट की वजह से मैं बेहोश हो गया था और 3 साढ़े 3 घंटे से मैं इसी पेड़ के नीचे बैठ गया था। लगातार फ्लैशलाइट जलने की वजह से अब मेरे मोबाइल की बैटरी 5% हो चुकी थी। जैसे जैसे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही थी वैसे वैसे डर और बढ़ता जा रहा था और मैं दिमागी रूप से बहुत परेशान हो चुका था। मुझे उस सुरंग से मरे हुए व्यक्ति की लाश अब हर जगह दिख रही थी। अजीब ही अजीब आवाज़ भी सुनाई दे रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। डर की अब कोई सीमा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आज मर जाऊंगा। एक तरफ मैं था जो अपना सब कुछ इस जंगल में खो चुका था, दोस्त, रास्ता, जीने की आस, और एक तरफ ये जंगल था जो अभी भी मुझसे बहुत सी चीज़ें चाहता था। काफ़ी ज़्यादा सर से खून बहने की वजह से मैं अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। मैंने अपनी जीने की इच्छा तो छोड़ ही दी थी कि दोस्तों की मदद के लिए एक अंतिम कोशिश करनी चाहिए। जैसे तैसे मैं पेड़ के सहारे खड़ा हुआ। अंधेरे की वजह से मैं कहाँ जा रहा था कोई पता नहीं, किस और जा रहा था कोई पता नहीं। बस एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी, मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी है। करीब 30 मिनट चलने के बाद मुझे चक्कर आने लग गया और मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरे अगल बगल बहुत शोर हो रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली, थोड़ी थोड़ी से उजाले दिख रहे थे। लगभग सुबह ही हो चुकी थी। 4-5 जापानी लोग दिख रहे थे। मेरी आंखें फिर बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली, मैं कमरे में था, वहाँ कोई नहीं था। मैं चिल्लाने लगा, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है, यह मेरे दिमाग का एक भ्रम है, यह सच नहीं है। तभी 2 डॉक्टर और एक नर्स मेरी ओर भाग कर आई। उन लोगों ने मुझे संभाला। पहले तो वह लोग जापानी में बात कर रहे थे। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तब उन लोगों ने मुझे इंग्लिश में बताया कि तुम ठीक हो, रिलैक्स हो जाओ, तुम अभी ठीक हो। मेरा सर अभी भी दुख रहा था। हाथों से मैंने अपने सर को छुआ। सर पर पट्टी बंधी हुई थी तो मुझे यकीन हुआ। मैं उस जंगल से बाहर निकल आया। मैंने पूछा, मेरे दोस्त कहाँ हैं? उन्होंने बोला, कौन से दोस्त? मैंने कहा, वही जो मेरे साथ जंगल में गए थे। उन लोगों को आश्चर्य हुआ। यह सुनकर उन्होंने कहा, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मैं घबरा गया। कहा, मुझे उनकी मदद के लिए जाना है। डॉक्टर ने 2 फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाया और मुझे उन लोगों के साथ अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए भेजा। मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर को बताया मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कैंप में कर रहे हैं। ऑफिसर को मैंने वह रास्ता बताया जिस रास्ते से मैं और मेरे दोस्त जंगल में उस कैंप तक पहुंचे थे। मैं दोबारा ओकीगेरा जंगल में मेन गेट पर पहुंचा था। साइन बोर्ड पर लगी हुई थी। इस बार मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर को उस साइन बोर्ड के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, यह साइन बोर्ड नहीं, चेतावनी बोर्ड है। इसमें लिखा है, अगर कोई इस जंगल में सुसाइड करने के मकसद से जा रहा है तो सुसाइड ना करे, किसी से मदद ले। अब मैं फॉरेस्ट ऑफिसर को वह पीली रिबन दिखाए जिसकी मदद से हम जंगल के अंदर गए थे और हम वह कैंप मिल भी गई। अब फॉरेस्ट ऑफिसर अच्छे से समझ चुके थे किस कैंप के बारे में मैं बात कर रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही मैं और मेरे फॉरेस्ट ऑफिसर उस कैंप पे पहुंचे, मैं भागकर कैंप के अंदर गया, मगर कैंप में अंदर कोई नहीं था। मेरे दोस्तों को सारा सामान कैंप के अंदर ही था। मैं आसपास देखने लग गया और अपने दोस्तों को नाम जोर जोर से पुकारने लगा। एक ऑफिसर मेरे पास ही था। उसने कहीं भी अकेले जाने से मुझे मना किया, जबकि दूसरा थोड़ी दूर पर जाकर देख रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ जोर से आई। वह मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मैं और ऑफिसर उसकी ओर भाग कर गया। वहां जाकर देखा, वह मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दृश्य था। मेरे दोनों दोस्तों की बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई थी।
यह देखना मेरे लिए दर्दनाक था और मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लगातार आंसू बह रहे थे। एक ही बात मेरे अंदर खाए जा रही थी कि इनके घर वालों से अब मैं क्या कहूँगा। वे लोग तो जानते हैं हम तो बस यहाँ घूमने के लिए आए हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस घटना के बाद मैं अंदर से काफ़ी टूट चुका था। इस घटना को अब 8 साल हो चुके। इसके बाद मैंने कभी भी कोई ट्रिप प्लान नहीं की और ना ही कहीं गया। जब भी मुझे मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के घर चला जाता हूँ, उनके घर वालों से बात करता हूँ, उनको संभालता हूँ। एक सवाल जो आज भी रहस्य बनकर मेरे सामने आ जाता है, क्या हुआ था मेरे दोस्तों के साथ? और काश मैं और मेरे दोस्त कभी उस जंगल में गए ही ना होते।